Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Very sweet. Good morning. जल्दी से जुड़ जाइएगा आप। देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पिछली क्लास में मैंने आपको एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत समझाया था और उसमें आपको बताया था कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होने का आधार है वो एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत है। आज हम चर्चा करेंगे छात्रों आपसे डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। देखिए, पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि निरपेक्ष लागत और तुलनात्मक लागत जो होती है इन दोनों में अंतर क्या है। एक एब्सोल्यूट कॉस्ट होती है, एक रिलेटिव कॉस्ट होती है। निरपेक्ष लागत एब्सोल्यूट होती है और सापेक्ष लागत रिलेटिव होती है, जिसे तुलनात्मक लागत भी कहा है। छात्रों, डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के सिद्धांत को आधार बनाया है और विशेष तौर पर जो एडम स्मिथ का श्रम मूल्य सिद्धांत है उसके आधार पर अपने सिद्धांत को विकसित किया और इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु में निहित श्रम की मात्रा के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। इसी बात को इन्होंने अपने सिद्धांत में आधार बनाकर सिद्धांत विकसित किया है। तो इस सिद्धांत के संदर्भ में हम चर्चा करें, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित लागतों में निवेश के अंतर के सिद्धांत की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि एडम स्मिथ ने जो निरपेक्ष लागत का सिद्धांत दिया है उसकी अपूर्णता से असंतुष्ट होकर, उसमें अपूर्णता क्या थी कि जो एडम स्मिथ है वो ये मानकर चलता है, एडम स्मिथ ये मानकर चलता है कि दो देशों के बीच में जो लागत का अंतर वो निरपेक्ष है, मतलब उत्पादन के साधन दोनों देशों में समान रूप से पाए जाते हैं। क्योंकि मॉडल में आपको जो उदाहरण दिया था उसमें ये कहा गया था कि 15 घंटे भारत के पास श्रम की मात्रा है और 15 घंटे ही पाकिस्तान के पास श्रम की मात्रा है। अब दोनों के पास जब समान रूप से श्रम की मात्रा है तो उस श्रम से वो किस वस्तु का उत्पादन करे, जिसमें एडम स्मिथ ये कहता है श्रम पूर्णताएं हैं या श्रम का जो अंतर है उसके आधार पर और विशिष्टता के आधार पर वस्तु सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए कि जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता को प्राप्त करता है वहां उस वस्तु का उत्पादन होना चाहिए और जो देश विशिष्टता वस्तु के संदर्भ में विशिष्टता को प्राप्त नहीं करता वहां उस वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। तो निरपेक्ष लाभ और निरपेक्ष हानि की जो बात की गई है कि उसी वस्तु का उत्पादन हम करें जिसमें हमें निरपेक्ष लाभ है और हम उस वस्तु का उत्पादन नहीं करें जिसमें हमें निरपेक्ष हानि प्राप्त हो रही है। या फिर एडम स्मिथ के विचारों की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस वस्तु को बाजार से नहीं खरीदें जो हम घर पर सस्ती बना सकते हैं, या फिर हम उस वस्तु को घर पर नहीं बनाएं जो हमें बाजार में सस्ती मिल सकती है। तो ये विशिष्टता के जो लाभ हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने चाहिए। ठीक है, इस लाभ के आधार पर ही डेविड रिकार्डो ने जो अपूर्णताएं रही हैं जिनकी बात कर रहा है कि दो देशों के बीच में निरपेक्ष लागत का अंतर नहीं होता है बल्कि दो देशों के बीच में तो सापेक्ष लागत का अंतर होता है, उसी बात को आधार बनाकर अपना सिद्धांत विकसित किया है। डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये डेविड रिकार्डो की पुस्तक है जिसका प्रतिपादन 1817 में हुआ था।
पुस्तक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा छात्रों, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये पुस्तक है डेविड रिकार्डो की, जिसको उन्होंने प्रतिपादित किया है 1817 में। ये है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये डेविड रिकार्डो की पुस्तक है जो 1817 में उसके द्वारा प्रतिपादित की गई। इस पुस्तक में तुलनात्मक लागत के सिद्धांत को वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। रिकार्डो का यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अब मूल्य का श्रम सिद्धांत मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको, इसको आप ध्यान रखना। यह आपके छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है या किसे कहते हैं। तो मूल्य का श्रम सिद्धांत जो होता है उसका मतलब होता है छात्रों कि किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए वो उसमें निहित श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो श्रम का मूल्य सिद्धांत वस्तु में निहित श्रम की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु में निहित श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। रिकार्डो का मानना है कि दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम की अगतिशीलता के कारण दोनों देशों में मूल्य की प्रवृत्ति समान नहीं हो सकती। डेविड रिकार्डो मानते हैं कि दो देशों के मध्य श्रम की जो मात्रा है वो अगतिशील है। मतलब भारत का श्रम अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिकी श्रम भारत नहीं आ सकता, ऐसा रिकार्डो मानता है कि श्रम दो देशों के बीच में अगतिशील होता है। और उसके जो प्रतिबंध बताए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगतिशील क्यों होता है। तो अगतिशील होने के बहुत सारे कारण है, जिसको हम पहले भी हम सिद्धांत में चर्चा कर चुके हैं। जैसे भाषा संबंधी प्रतिबंध हो सकते हैं, बाजार संबंधी प्रतिबंध हो सकता है, संस्कृति संबंधी प्रतिबंध हो सकता है, जलवायु मौसम संबंधी प्रतिबंध हो सकता है। इन सभी प्रतिबंधों के कारण एक देश का श्रम दूसरे देश में अगतिशील होता है, और अगतिशील होने पर दोनों वस्तुओं की जो लागत है वो समान नहीं हो सकती, दोनों वस्तुओं की लागत असमान होती है, ऐसा डेविड रिकार्डो मानता है। छात्रों आगे हम बात करते हैं, इसलिए उसके मध्य व्यापार करने के लाभ होते हैं। रिकार्डो के सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण तुलनात्मक लागत के अंतर को माना है। एडम स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण निरपेक्ष लागत को माना है, और डेविड रिकार्डो ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण तुलनात्मक लागत को माना है। कोई भी देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है जिसमें तुलनात्मक लागत का अंतर होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है छात्रों कि एक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसे लाभ, तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, जबकि उस वस्तु का आयात करेगा जिससे उसे तुलनात्मक हानि अधिक हो। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद इसकी मान्यताओं की हम बात करेंगे। सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो पहली मान्यता है हमारी, श्रम ही उत्पादकता का एकमात्र साधन है तथा अन्य साधनों को श्रम में ही समाहित कर लिया गया। देखिए छात्रों, 2x2x1 और 2x2x2 दो मॉडल मैंने आपको बताए थे। 2x2x1 का मतलब है दो देश दो वस्तु एक उत्पादन का साधन श्रम, और 2x2x2 का मतलब है दो देश दो वस्तु उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी। इन दोनों घटनाओं को समझना पड़ेगा आपको। हम जब क्लासिकल मॉडल की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित सिद्धांत हमारा, जिसमें हम एडम स्मिथ के सिद्धांत की भी बात करते हैं, डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की भी बात करते हैं, और साथ में हम इसमें जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत की हम बात करते हैं। ये तीनों जो सिद्धांत है ये क्लासिकल थियरी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, और इसमें जो मॉडल शामिल किया गया है वो 2x2x1 दो देश दो वस्तु एक उत्पादन का साधन है। जबकि जो आधुनिक सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, उसमें दो देश दो वस्तु उत्पादन के दो साधनों की बात की गई है। तो डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को विकसित करने की जो मान्यता ली है उसमें कहा गया है
कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम के अलावा उत्पादन का दूसरा साधन नहीं है। हम पूंजी, भूमि, साहस की बात नहीं कर सकते। यहां पर सभी साधनों को श्रम में ही समाहित मान लिया गया। ये पहली मान्यता है छात्रों, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है तथा अन्य साधनों को श्रम में ही समाहित मान लिया गया है। इसके बाद दूसरी हमारी मान्यता है, समस्त श्रम की इकाई समरूप होती हैं। होमोजेनियस यूनिट की बात कर रहा है ये। होमोजेनियस यूनिट में श्रम को विभेदित नहीं कर सकते। एक देश के अंदर जो श्रम होता है वो होमोजेनियस समरूप है। मतलब असमरूप की मतलब कैसे बात कर सकते हैं हम कि जैसे अकुशल श्रम होता है, कुशल श्रम होता है या अर्धकुशल श्रम होता है। कुशल, अकुशल और अर्धकुशल ये श्रम डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है। और इसको होमोजेनियस रूप में हम प्रेजेंट करेंगे तो एक देश के अंदर पाए जाने वाला सभी श्रम, उसकी सभी इकाइयां समरूप हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये दूसरी मान्यता लेकर चलती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, श्रम की इकाई समरूप नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रेंड श्रम होता है, जो कुशल श्रम होता है, वो अकुशल श्रम की तुलना में अच्छा काम कर सकता है, कम लागत से कम समय में काम कर सकता है। लेकिन डेविड रिकार्डो अपने मॉडल को विकसित करने के लिए जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि समस्त श्रम की इकाइयां समरूप होती हैं। ठीक है। अब तीसरी मान्यता की हम बात करें तो तीसरी जो मान्यता है वो है, व्यापार करने वाले केवल दो देश हैं। व्यापार करने वाले केवल दो देश हैं जिनमें दो वस्तुओं का विनिमय होता है। अर्थात रिकार्डो का सिद्धांत दो देश दो वस्तुओं की बात करता है, 2x2 की बात कर रहा है। छात्रों ये बात भी अव्यवहारिक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो ही देश नहीं होते हैं और दो ही वस्तुओं का व्यापार नहीं किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है द्विपक्षीय होने के साथ साथ बहुपक्षीय भी हो सकता है। दो या दो से अधिक देश भी व्यापार कर सकते हैं, दो से अधिक वस्तुओं का व्यापार भी हो सकता है। लेकिन चूंकि डेविड रिकार्डो ने अपने मॉडल को समझाने के लिए जो बात की है उसमें दो देश दो वस्तु की बात करता है और उत्पादन का एकमात्र साधन है श्रम। इसमें नोट डालकर देखो, स्लाइड पे मैंने लिखा है 2x2x1। ये क्लासिकल मॉडल है। इस मॉडल को किस अर्थशास्त्री ने दिया है? 2x2x1 को दिया है डेविड रिकार्डो ने, या एडम स्मिथ की भी हम बात कर सकते हैं इसी में, और जेएस मिल की भी हम बात कर सकते हैं। तो कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2x2x1 का मॉडल किस अर्थशास्त्री की देन है। तो आप ध्यान रखेंगे 2x2x1 का जो मॉडल है ये डेविड रिकार्डो की देन है। इसमें दो वस्तु, दो देश और उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को शामिल किया है। ठीक है। अगली हमारी जो मान्यता बनती है छात्रों, चौथी जो मान्यता है नंबर 4, वो है दोनों ही देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दोनों ही देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है मतलब कि जिस वस्तु को हम आयात निर्यात कर रहे हैं वो दोनों वस्तुएं दोनों देशों में उत्पादित की जा सकती हैं। अब जब दोनों वस्तुएं दोनों देशों में उत्पादित की जा सकती हैं तो फिर हम तुलना करेंगे। तुलना किस बात की करेंगे? तुलना इस बात की करेंगे छात्रों कि किस वस्तु के उत्पादन में हमें निरपेक्ष लाभ हो रहा है और किस वस्तु के उत्पादन में हमें निरपेक्ष हानि हो रही है। तो जिस वस्तु के उत्पादन में हमें निरपेक्ष लाभ हो रहा है हम उस वस्तु का उत्पादन विशिष्टीकरण के साथ करेंगे, और जिस वस्तु का के उत्पादन में हमें निरपेक्ष हानि हो रही है हम उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे। तब जाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी कहा जा चुका है कि एक देश जिसको निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है वो उस वस्तु का निर्यात करेगा और जिसमें उसको निरपेक्ष हानि प्राप्त हो रही है वो उस वस्तु का आयात करेगा। तो दो वस्तुएं दोनों देशों में उत्पादित की जा सकती हैं या की जाती हैं, तब जाकर उनकी लागत का अंतर हम निर्धारित कर पाएंगे। अगली हमारी जो मान्यता है वो है उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्ण रूप से गतिशील हैं, परंतु दो देशों के मध्य उत्पादन के साधन पूर्ण रूपेण अगतिशील हैं। मतलब कि जो हमारे उत्पादन के साधन है श्रम, भूमि, पूंजी और साहस, ये देश की सीमाओं के अंदर तो पूर्ण रूपेण गतिशील है। जैसे भारत में काम करने वाला कोई भी साधन वो हमारे देश के अंदर कहीं भी जाकर काम कर सकता है, उसको किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से गतिशील हो सकता है। राजस्थान में काम करने वाला व्यक्ति दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में काम करने वाला व्यक्ति आसाम जा सकता है, आसाम में काम करने वाला व्यक्ति तमिलनाडु जा सकता है
और तमिलनाडु में काम करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र जा सकता है, मुंबई जा सकता है। तो ये हमारे देश के अंदर साधन की पूर्ण गतिशीलता है। इसमें ना तो भाषा संबंधी रुकावटें आएंगी, बाजार संबंधी रुकावटें नहीं आएंगी, मुद्रा संबंधी रुकावटें नहीं आएंगी, जलवायु संबंधी रुकावटें नहीं आएंगी, ऐसा रिकॉर्डो मानता है। लेकिन उत्पादन के साधन दो देशों के मध्य, एक देश के मध्य तो पूर्णतः गतिशील है, दो देशों के मध्य पूर्ण रूपेण अगतिशील होते हैं। मतलब कि भारत का जो श्रम है वो अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिका का जो श्रम है वो भारत नहीं जा सकता। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस दोनों के ऊपर लगे हुए हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस किस बात के हैं, उनको मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जैसे यदि हमारा श्रम अमेरिका जाएगा या अमेरिकन श्रम भारत आएगा तो उनको भाषा संबंधी समस्या आएगी। हम हिंदी भाषी लोग हैं, अमेरिका में जाकर हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी तो हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। या अमेरिकन को श्रम है जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो भारत में आएंगे तो उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी या हिंदी में बोलना बातें करनी पड़ेंगी, तो उनको वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बाजार प्रणाली की भी हम बात करते हैं कि अमेरिका का जो बाजार प्रणाली है, मापतोल प्रणाली है, वहां के जो वाट है या वहां की जो मापन की इकाइयां हैं वो सब अलग अलग हैं और वो सारी इकाइयां भारत में अलग अलग हैं। तो हम किस रूप में उन उत्पादन को मापें, उसके परिश्रम को किस इकाई में मापें, तो ये भी हमारे सामने समस्या आ सकती है। तो बाजार की समस्या आ सकती है, भाषा संबंधी समस्या आ सकती है, संस्कृति और जलवायु संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। हम अपने देश में रहकर अलग प्रकार की संस्कृति का निर्वहन करते हैं और यदि हम अमेरिका जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे या चाइना जाएंगे या जापान जाएंगे तो हमें वहां की सभ्यता संस्कृति में ढलना पड़ेगा। ठीक है, धर्म के आधार पर हमें समस्याएं आ सकती हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यदि मुस्लिम धर्म वाले देशों में जाते हैं तो उनको वहां उस प्रकार का धर्म स्वीकार करना पड़ता है। तो ये जो धार्मिक कट्टरवादिताएं हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम को अगतिशील बनाती हैं। छात्रों, अगली मान्यता बनती है हमारी, दो देशों में वस्तु विनिमय होता है अर्थात मुद्रा के अस्तित्व की उपेक्षा की गई है। छात्रों, ये पुरानी बात हो गई है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय होता है। वर्तमान स्थिति में यदि हम चर्चा करेंगे, जब हम एक्सेल ऑलिन का आधुनिक मॉडल पढ़ेंगे तो वो निश्चित तौर पर यह बात की जाएगी कि विनिमय जो है वो मुद्रा विनिमय है, वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। लेकिन डेविड रिकार्डो जो कि क्लासिकल शास्त्री है, इसलिए वो अपने सिद्धांत में जो मान्यता लेकर चल रहा है वो वस्तु विनिमय की मान्यता को लेकर चल रहा है कि जितने भी हमारे आर्थिक सौदे होंगे, जो हमारे आर्थिक लेन देन होंगे, वो वस्तु के तौर पर होंगे। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन या काम के बदले वस्तु का लेन देन जो होता है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, अब वस्तु विनिमय में बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। दोहरे सहयोगों का अभाव है, मूल्य के मापन का अभाव है, क्रय शक्ति के संचय का अभाव है, मूल्य के हस्तांतरण का अभाव है। ये सारी समस्याओं ने वस्तु विनिमय प्रणाली को वर्तमान में क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है, गौण कर दिया है। इसलिए हम डेविड रिकार्डो के सिद्धांत तक तो इस बात को सीमित रखेंगे कि यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन जब हम एक्सेल ऑलिन का सिद्धांत पढ़ेंगे आगे जाकर तो उस मान्यताओं में इस बात का खंडन करेंगे कि मुद्रा विनिमय प्रणाली को स्वीकार किया गया है और दो देशों के मध्य वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हो सकती। ठीक है, अगली हमारी मान्यता है दो देशों में वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति का समता नियम के अंतर्गत होता है। छात्र, उत्पादन के 3 नियम होते हैं, उत्पत्ति का समता नियम, उत्पत्ति का वृद्धि नियम और उत्पत्ति का ह्रास नियम। ये तीनों नियम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से मैंने समझाए थे। इन नियमों का मतलब होता है कि आप जिस अनुपात में साधन को लगा रहे हैं, यदि उसी अनुपात में आपको उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो ये उत्पत्ति का समता नियम कहलाता है। ठीक है, उत्पत्ति का वृद्धि नियम का मतलब होता है कि जिस अनुपात में हम साधन लगाते हैं उत्पादन के अंदर, उससे ज्यादा अनुपात में, उससे ज्यादा मात्रा में हमको उत्पादन मिले। हमने 5 रुपए खर्च किए हैं या 10 रुपए खर्च किए हैं और हमें 100 रुपए का आउटपुट मिल जाए तो इसका मतलब ये मानना कि उत्पादन में वृद्धि नहीं। और हमें 5 रुपए का प्रोडक्शन मिल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उत्पादन के अंदर उत्पत्ति। तो यहां डेटांत को समझाने के लिए कौन से नियम की बात की है, दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उत्पत्ति का समता नियम क्रियाशील होता है, ऐसा डेविड रिकार्डो मानता है। छात्रों, अगली मान्यता हमारी है, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि दोनों देशों में उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर अपूर्ण रोजगार की बात क्लासिकल मॉडल नहीं करता।
जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हुए हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए हैं, वे सब हमेशा इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की दशा की बात करते हैं। पूर्ण रोजगार की दशा का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जितने भी काम करने के योग्य जो लोग हैं, जो ऐच्छिक बेरोजगारी में आते हैं उनको तो हम शामिल कर ही नहीं सकते, बाकी जो अनैच्छिक बेरोजगारी में आते हैं वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उन सबको रोजगार मिले, कोई भी बेरोजगार ना हो, ऐसी स्थिति को पूर्ण रोजगार की दशा कहा गया है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इस मान्यता का भी खंडन करेंगे। हैक्सर ऑलिन ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर पूर्ण रोजगार की दशा नहीं पाई जाती, इकोनॉमी में तो अपूर्ण रोजगार होता है। जैसे हम व्यवहारिक तौर पर बात करें तो कितना भी विकसित देश हो, कितना भी संपन्न देश हो, प्रत्येक देश के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में बेरोजगार। अब जैसे कोरोना का टाइम है, को लागू करना चाहें तो ये लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कोरोना में तो 90% जो था, सभी बेरोजगार हो गए थे, सभी को घर पर बैठना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार की दशा की तो हम बात ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी में इस प्रकार की प्रश्न है समय समय पर, जिसकी वजह से हमारा रोजगार चला जाता है, हम बेरोजगार हो जाते हैं और हम अपूर्ण रोजगार की दिशा में चले जाते हैं। इसलिए पूर्ण रोजगार की बात करना यह आगे जाकर आलोचना का बिंदु बनेगा। अगली मान्यता है छात्रों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। देखिए, आज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित होता है। किस किस से प्रतिबंधित होता है ये थोड़ा समझने की बात है कि जैसे आप देखते हैं टैरिफ लगता है। टैरिफ क्या है? टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रशुल्क है, एक तरीके से टैक्स है, कर है, जो दो देशों से आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है। तो यहां टैक्स के माध्यम से या टैरिफ के माध्यम से हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। जबकि डेविड रिकार्डो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। तो प्रतिबंध के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोटा, व्यापार की मात्रा को निश्चित कर देना, यह भी प्रतिबंध का एक तरीका। इसके अलावा चुंगी लगा दी जाती है, सीमा शुल्क लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अन्य प्रकार के जो व्यापारिक और आर्थिक समझौते होते हैं उनको क्रियाशील कर दिया जाता है। उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित हो जाता है। डेविड रिकार्डो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जब इसकी आलोचना करेंगे तो कहेंगे कि प्रतिबंध होता है। टैरिफ, कोटा जिसको मात्रा कहते हैं हम, सीमा शुल्क, ठीक है, या अन्य प्रकार के आर्थिक और व्यापारिक जो प्रतिबंध है उनके माध्यम से व्यापार को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगली मान्यता है डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की कि सिद्धांत में परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागतें। छात्रों, परिवहन लागतों का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु उत्पाद फैक्ट्री फर्म में उत्पादित होता है तो उसे बाजार में भेजने के लिए हम जो परिवहन व्यवस्था का उपयोग करते हैं और उस परिवहन की वजह से उसकी लागत में जो बदलाव आता है वो परिवहन लागत कहलाता है। जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फैक्ट्री ए के अंदर कोई वस्तु बन रही है और उसको बाजार ए में पहुंचाना है, तो फैक्ट्री ए या फर्म और बाजार की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहां से वस्तु को मुख्य बाजार में पहुंचाने के बीच की जो दूरी होती है उसमें जो हम कन्वेंस का प्रयोग कर रहे हैं, साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बदले पदार्थ पर जो लागत आ रही है, ठीक है, वो उसकी परिवहन लागत होती है। लेकिन डेविड रिकार्डो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवहन लागत की उपेक्षा करता है। वो कहता है कि जब कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, दूसरे से तीसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये व्यवहारिक मान्यता नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पदार्थ की कीमत को निश्चित तौर पर बढ़ाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो तो निश्चित तौर पर पदार्थ की कीमत को बढ़ाता है। आप एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पदार्थ को लेकर जाएंगे तो आपको उसका भाड़ा देना पड़ेगा, उसकी लागत को वहन करना पड़ेगा। इसलिए इस सिद्धांत में ऐसा माना है कि इस लागत की उपेक्षा की गई है, ठीक है। अगली मान्यता हमारी बनती है, दोनों देशों में स्थायी सामयिक स्थिति पाई जाती है, अर्थात व्यापार चक्रों का अभाव है।
छात्रों, व्यापार चक्र किसे कहते हैं? ट्रेड साइकिल की हम बात करें तो ट्रेड साइकिल जो होता है वो इकोनॉमी में होने वाले बदलाव को बताता है। इकोनॉमी में जो साइकिल बनते हैं, कभी इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी बनती है, कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी रिकवरी होती है। प्रत्येक इकोनॉमी को इन 4 दशाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं और हम रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो ये 4 अवस्थाएं प्रत्येक इकोनॉमी में आती हैं। प्रॉस्पेरिटी में इकोनॉमी के अंदर उत्थान होता है, समृद्धि होती है, कि जब हमारे सभी प्रकार के जो आर्थिक सूचकांक हैं वो बढ़ने लग जाए। जैसे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारा रोजगार भी बढ़े, हमारी इनकम भी बढ़ने लग जाए, हमारा जो सीपीआई है वो भी बढ़ जाए, हमारा डब्ल्यूपीआई है वो भी बढ़ जाए, इकोनॉमी के अंदर हमारा जो जीडीपी है वो भी बढ़ जाए। तो इस प्रकार के आर्थिक इंडेक्स जब बढ़ेंगे तो ये मान के चलेंगे इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी के दौर से गुजर रही है, इकोनॉमी समृद्धि के दौर से गुजर रही है, इकोनॉमी में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के जो परिवर्तन है, जो सकारात्मक परिवर्तन जिनको हमने कहा है, ये जो परिवर्तन है वो एक सीमा के बाद रुक जाते हैं। ये एक सीमा के बाद रुक जाते हैं। इसको आप नेचुरल थ्योरी के आधार पर भी समझ सकते हैं कि जैसे प्रकृति का न्याय सिद्धांत क्या है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु जो भी बनी है उसको भी 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। सबसे पहले उसको बाल्यावस्था, युवावस्था मिलती है, फिर वो प्रौढ़ होता है और लास्ट में वो वृद्धावस्था में जाकर समाप्त हो जाता है। तो ये जो चक्र है कि उसका बचपन आना, युवावस्था आना, उसके बाद फिर उसका जो प्रौढ़ काल है वो आना और फिर उसका वृद्धावस्था में चला जाना, ये 3 अवस्थाएं जो बन रही हैं, 4 अवस्थाएं जो बन रही हैं, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु के साथ बनती है। मानव का जन्म होता है, वो बालक होता है, फिर वो युवा हो जाता है, फिर वयस्क हो जाता है और फिर वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध होने के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है, उसका खेल खत्म हो जाता है। तो यहां भी यही बात लागू हो रही है, यहां भी यही बात लागू हो रही है कि इकोनॉमी को व्यापार चक्रों का सामना करना ही पड़ता है। जिस इकोनॉमी में वृद्धि आएगी उस इकोनॉमी में डिप्रेशन भी निश्चित है, जो आगे बढ़ेगा उसका गिरना भी निश्चित है, जो जितना ऊपर जाएगा वो वापस नीचे भी आएगा। ये प्रकृति के नियम है, इनको कोई नहीं टाल सकता। जो व्यक्ति अभी फिलहाल मंदी के दौर में चल रहा है वो निश्चित तौर पर एक अच्छे समय में आएगा। ये चक्र है। तो इकोनॉमी के अंदर इस प्रकार के चक्र बनते हैं कि कभी इकोनॉमी में बहुत अधिक सकारात्मक माहौल होता है, तेजी आ जाती है, और उस सकारात्मक माहौल के बाद फिर इकोनॉमी में नकारात्मक माहौल बन जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कोविड जो पैंडेमिक है, इसकी हम बात कर सकते हैं कि कोविड पैंडेमिक जो है इसने 2 साल से इकोनॉमी को मंदी में ले गया है। हमारा जो जीडीपी है वो -23% हो गया। तो इसका कोई विशेष रीजन नहीं है, रीजन केवल एक ही बन रहा है, कोरोना महामारी। केवल एक फैक्टर काम कर रहा है। इस फैक्टर की वजह से हमारे सारे काम धंधे, उद्योग धंधे, आर्थिक क्रियाएं सब जो संचालित हो रही थी सब बंद हो गए। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया, हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई। इतना अधिक संकट इकोनॉमी के सामने आ गया कि लोगों का रोजगार चला गया। लोगों के पास 2 वक्त का रोजगार नहीं रहने से उनकी आजीविका प्रभावित होने लगी। आजीविका प्रभावित होने से उनका मानसिक स्तर बदलने लगा, मानसिक स्तर गिरने लगा और इकोनॉमी में नकारात्मक ऊर्जा संचालित होने लगी। अब धीरे धीरे हम इन समस्याओं से लड़ रहे हैं। जिनमें लड़ने की क्षमता नहीं थी वो चले गए और जिनमें लड़ने की क्षमता थी वो संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिएगा अब क्या परिवर्तन आएगा कि जो संघर्ष करने में सफल हो जाएगा, जो सरवाइव कर जाएगा इस वातावरण के अंदर, वो इकोनॉमी में अपने आप को स्थापित कर लेगा, और जो स्थापित कर लेगा वो वापस से इकोनॉमिक रिसोर्स को प्राप्त कर लेगा, और जब वापस इकोनॉमिक रिसोर्स को प्राप्त कर लेगा तो निश्चित तौर पर उसकी आय बढ़ जाएगी, उसका जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा और वापस इकोनॉमी के अंदर एक सकारात्मक माहौल बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये इकोनॉमी में इस प्रकार के साइकिल चलते रहते हैं। कभी अच्छा समय आ जाता है जिसको हम तेजी के तौर पर देखते हैं, कभी इकोनॉमी में बुरा समय आ जाता है उसको हम मंदी के तौर पर देखते हैं, फिर इकोनॉमी में मंदी के बाद फिर तेजी आती है, फिर तेजी के बाद फिर मंदी आती है। तो ये व्यापारिक चक्र बनता है।
लगभग एक सामान्य चक्र जो बनता है 8 से 12 साल में बनता है। मध्यकालिक जो चक्र बनता है वो लगभग 15 से 30 साल के बनता है, और जो दीर्घकालिक चक्र बनते हैं वो लगभग 50 साल में चेंजेस आते हैं। इकोनॉमी में जो लॉन्ग टर्म साइकिल बनेगा वो लगभग 50 साल के बाद बनता है। उसका जो इकोनॉमी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति बनती है वो लगभग 50 साल के बाद बनती है। अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, अब जैसे 2 साल का जो प्रभाव है ये 2 साल 5 साल तक दिखाई देगा, क्योंकि लोगों का रोजगार गया है, तो निश्चित तौर पर लोग रोजगार को जो प्राप्त करेंगे तो उनको टाइम थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा और टाइम को थोड़ा और लेकर चलना पड़ेगा। तो छात्रों हम ये कह सकते हैं कि डेविड रिकार्डो जो है वो अपने सिद्धांत में कहता है कि दोनों देशों में स्थायी सामयिक की स्थिति है, वहां व्यापार चक्र का नहीं बनते या व्यापार चक्रों का अभाव है, ये उसकी मान्यता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि स्थायी साम्य बने। एक बार हम इकोनॉमी को जहां स्टेबल कर दें, जहां उसको हम स्थिर कर दें, वह इकोनॉमी बनी रहेगी। हमने 9% पर जीडीपी को स्थिर कर दिया तो हमेशा इंडिया की जो इकोनॉमी उसकी जीडीपी 9% बनेगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ इस प्रकार का फोर्स काम करता है इकोनॉमी के अंदर, कुछ इस प्रकार का बल काम करता है जो आर्थिक जो चर होते हैं उनके स्वभाव में बदलाव लाता है। और जब आर्थिक चरों के स्वभाव में बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी के स्वरूप में भी बदलाव आता है। जैसे अब ये बीमारी का आना ही मान लो, ये बीमारी को हम चलाकर थोड़ी लेकर आए, ये प्राकृतिक तरीके से बीमारी हमारे बीच में आई है। अब इस बीमारी के आने से इकोनॉमी का जो स्वरूप है वो बदल गया, लोगों के काम करने के तरीके बदल गए, लोगों के रहन सहन के तरीके बदल गए, लोगों का आजीविका जीने का तरीका बदल गया। तो ये सब जो बदलाव आया है ये एक चक्र के थ्रू हुआ है। तो ऐसी स्थिति को डेविड रिकार्डो स्थिर मानता है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि भी इकोनॉमी ऐसे साम्य स्थिरता के साथ नहीं रहती है। आगे हम बात करें छात्रों डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की व्याख्या। मान्यताएं हमने किया है, इसका बैकग्राउंड हमने पढ़ा है कि डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के सिद्धांत को आधार बनाए हैं, और एडम स्मिथ के सिद्धांत की जो अपूर्णताएं थी, निरपेक्ष लागत की जो बात करता था वो, उन सब अपूर्णताओं को दूर करते हुए उसने अपनी मान्यताएं निर्धारित की है, और उन मान्यताओं के आधार पर डेविड रिकार्डो ने अपना तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। देखिए आगे इसके बाद सिद्धांत की व्याख्या जो हम कर रहे हैं, इसको मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको देखना। ये सिद्धांत की व्याख्या है, इसमें कहा गया है डेविड रिकार्डो ने पूर्व विश्लेषण की भांति अपने मॉडल में दो वस्तु दो देश की मान्यता को स्वीकार किया है। ठीक है, कृष्णा, कृष्णा मेरी आवाज आ रही है? शिवानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज सही आ रही है ना मेरी? आ रही है ना? ठीक है, ये जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूं डेविड रिकार्डो का, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मॉडल है, और इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डाल दिया है। अब थोड़ा सा देख लेना आप, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडीएफ के जो पेज है ना ये उल्टे सीधे डल गए। एक बार आप चेक कर लेना यदि उल्टे सीधे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा डाल दूंगा, दोबारा इसको संशोधन करके दोबारा डाल दूंगा। लेकिन एक बार आप इसको देख जरूर लेना, इसके अंदर पेज उल्टे सीधे तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं स्लाइड पे जो पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो हम इसके सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए दो देश लिए हैं, भारत और ब्रिटेन। डेविड रिकार्डो ने दो देश दो वस्तु की बात की है ना, मान्यता में दो देश लिए, भारत और ब्रिटेन।
और दो वस्तुएं ली हैं, कपड़ा और शराब। अब देखिए आप ये तालिका को देखिएगा, भारत और ब्रिटेन दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं, कपड़ा और शराब, और इनके उत्पादन की जो लागत है ना वो श्रम घंटा है। मतलब एक इकाई को उत्पादित करने में कितने श्रम घंटे लग रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है कि जितना श्रम लगेगा वही उसका मूल्य होगा। किसी वस्तु को बनाने में यदि ज्यादा श्रम लगता है तो उसका मूल्य भी उतना ही ज्यादा होगा, और यदि कम श्रम लगता है तो उसका मूल्य भी उतना ही कम होगा। तो इसलिए इसके पैमाना जो बनाया है इसने, वो प्रति इकाई उत्पादन लागत जो ली है वो श्रम घंटे में ली है। दो देश हो गए भारत और ब्रिटेन, दो वस्तुएं हो गई कपड़ा और शराब। अब देखिए भारत जो है ना वो कपड़े की एक इकाई बनाने में 90 घंटे लगा रहा है, भारत, ठीक है। भारत कपड़े की एक इकाई को बनाने में 90 घंटे लगा रहा है, ये 90 देखिए लगा रहा है। और ब्रिटेन जो है कपड़े की एक इकाई को बनाने में कितना समय लगा रहा है, ब्रिटेन लगा रहा है 100 घंटे, ये 100 ब्रिटेन लगा रहा है। इसी प्रकार भारत के द्वारा शराब की एक इकाई बनने में कितना समय लग रहा है, 80 घंटे लग रहे हैं। और ब्रिटेन जो है वो शराब की एक इकाई बनाने में 120 घंटे लगा रहा है। कुल मिलाकर भारत के पास जो श्रम घंटा है टोटल वो कितना है, 90 और 80 का मतलब 170 घंटे भारत के पास है। कुल श्रम घंटा कितना है भारत के पास, 170। और जो ब्रिटेन है उसके पास श्रम घंटा कितना है, उसके पास हो गया 120 और 100 का मतलब 220, ठीक है। तो यहां दोनों देशों का जो श्रम घंटा है वो अलग अलग है। आपने डेविड रिकॉर्डो पढ़ा था तो वहां तो हमने श्रम घंटा दोनों में समान लिया था। 15 घंटे का श्रम पाकिस्तान के पास था, 15 घंटे का श्रम भारत के पास था। यहां दोनों के पास श्रम घंटा जो है वो अलग अलग है। भारत के पास तो है 170 घंटे और ब्रिटेन की 70 घंटे में भारत यदि कपड़ा और शराब दोनों बनाता है तो 90 घंटे में कपड़ा की एक इकाई बनाता है और 80 घंटे बनाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन भी यदि इकाई बनाता है तो 100 घंटे में कपड़ा बनाता है और 120 घंटे में शराब बनाता है। अब हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा देश किस वस्तु को बनाने में ज्यादा विशिष्टता को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो जब हम तुलना करेंगे और तुलना में जिस देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा वो देश उस वस्तु का निर्यात करेगा, और जिस देश को तुलनात्मक हानि प्राप्त होगी वो देश उस वस्तु का आयात करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं क्लास को यही ऑफ करूंगा, ठीक है ना। बाकी जो इसमें रह रहा है वो आपको मैं कल बताऊंगा। इस तालिका तक आप इसमें नोट्स में पढ़ लेना, समझ लेना। किसी प्रकार की बातें आपको समझ नहीं आती हैं तो आप निश्चित या चैट बॉक्स में आप फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर उसका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यदि आपकी कोई समस्या है तो आप बोलिएगा, आपके लिए 2 मिनट का समय है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और पूछना है तो आप बोलिएगा।